अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज के शो का टॉपिक है, हम बात करेंगे मैदे के मर्ज़ पर। यकीनन रमज़ान है, रोज़े में आप काफ़ी परेशानी का शिकार होते हैं, अक्सर मैदे की कंप्लेन करते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। ये तमाम चीज़ों को आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और एज़ यू नो कि आज हम बात करेंगे मैदे के मर्ज़ पर। जो रमज़ान में किस टाइप के मैदे के मर्ज़ में इंसान जो है वो मुब्तला होता है रोज़े की जी हालत में? जी जी बिल्कुल। देखें, कॉमनली अगर देखा जी जाए, क्योंकि ग़िज़ा का जो है वो स्केड्यूल चेंज हो जाता है, बिल्कुल। एज सच कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क आता है। जो चीज़ आप रात को खा रहे होते हैं वो आप थोड़ा सा लेट खाते हैं, और यानी सुबह के टाइम। बिल्कुल अच्छा ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि स्केड्यूल जब चेंज होता है तो उसको अडेप्ट नहीं कर पाती बॉडी, बाज़ औक़ात सही। ऐसा होता है। और ऐसी सूरत में दो तीन शिकायत जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैदे में जो जलन है, मैदे के मुंह पे ख़ास तौर पे जलन होना, और कुछ जगह पे तकलीफ़ भी होती है, बाज़ औक़ात तकलीफ़ की भी शिकायत करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो गैसेस बनना और खाने का हज़म ना होना। सही। कुछ केसेस में ये देखने में आता है कि जी कभी कभी मतली या कै की कैफियत भी होती है, लेकिन ये बहुत अमूमन कम होता है। ज़्यादा कॉमनली जो है वो यही है कि पेट में अच्छा मरोड़ की भी कैफियत आ जाती है, ख़ास तौर पे इफ्तारी के बाद जो है ये चीज़ देखने में आती है। सही। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की मिथ्स हैं कि कुछ खाने जो है वो गर्म होते हैं, कुछ खाने जो है वो ठंडे, उनकी जो तासीर है, जैसे जी कि दही के बारे में कहा जाता है कि उसकी तासीर ठंडी है, खजूर के बारे में कहा जाता है कि उसकी तासीर गर्म है। जी ये कितना सच है? जी इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं। मैं कहूँगा अगर गलतफहमी है जो, हाँ या एक ट्रेंड चला आ रहा है, बिल्कुल। बहुत हम भी सुनते आ रहे हैं, तो उसका एक्चुअली जो पर्पस होता था पहले, जब ये वर्ड यूज़ किया जाता था कि ये चीज़ की तासीर गर्म है या ठंडी है, गर्म के हद तक तो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। गर्म का मकसद ये होता था कि एनर्जी ज़्यादा होती थी, जिसे आज हम कहते हैं डेंस फूड्स कहलाते जी हैं या बिल्कुल। डेंस डाइट्स कहलाती हैं। यानी कि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है, कैलोरीज़ यानी एनर्जी से मुराद कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उनको हम डेंस फूड्स भी कहते हैं। तो लेकिन इसमें कोई गर्मी का कंसेप्ट नहीं होता था, ठीक है। इसी तरीके से दही का है, केले का सही। है, और यानी अगर हम ज़ख़म की बात करें, हम कोई यानी ऑपरेशन करवा के आते हैं तो कहते हैं जी चावल नहीं देने हैं बिल्कुल। या केले का इस्तेमाल नहीं कराना है, इससे ज़ख़म जो है वो और ख़राब हो जाएगा। ऐसा ये गलत। देखिए ना, आप ये खुद सोचें, ज़ख़म अगर स्किन में बिल्कुल। कहीं टाँका लगा है सॉरी, और ऐसी सूरत में आप जो है वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं या केले का इस्तेमाल या चावल का, तो दही, चावल या केला जो है उस टाँके तक तो नहीं पहुँच रहा ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो थी थोड़ी मिथ्स हैं, जो कि इसमें भी होती है। रमज़ान के हवाले से हम बात करें, लोग दही का जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल। कुछ मोहतात होते हैं। सही। एक और चीज़ आती है जो मिथ के अंदर ही है कि जी ये चीज़ गला ख़राब कर देगी और इससे जो है बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। कुछ एक्सेप्शंस में अगर कहूँ तो गलत नहीं है, कि ठीक है, जैसे केले की हम बात करते हैं, इसमें डॉक्टर साहब, इफ़ यू डोंट माइंड तो हम एक कॉलर ले जी लें जी अपने ले साथ। बिल्कुल अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं सोबिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सोबिया, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी टीवी का, कि आप लोगों ने हम जैसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका पसंद करने का। थैंक यू। क्या सवाल है आपका? जी, मैंने 4 डेज पहले भी डॉक्टर साहब से बात की थी। जी तो मुझे ये था कि मस्कुलर पेन था और मुझे सांस खींच के आ रहा था, जबकि मेरे टेस्ट सारे क्लियर थे। वो चेस्ट का भी मैंने एक्सरे करवाया था तो क्लियर था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक मेडिसिन एडवाइस की थी, माइटिका। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप आफ्टर 4 डेज ये यूज करके तो आप मुझे फिर से कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है। और तो कोई सवाल? ऐसा है कि जी, तो अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था कि सांस का मसला मुझे कभी कभार होता है, यानी कि रोज तो वैसे भी ये हो नहीं रहा था ना। जी जी लेकिन फिर भी मैंने ये माइटिका टैबलेट यानी कि रोज यूज किया, तो इससे मैं कुछ हद तक, किसी हद तक मैंने बेहतरी महसूस की है अपने ठीक अंदर है, ना। यानी कि अब मुझे जिस तरह एकदम मैं बाजू सुबह उठती थी तो सांस मुझे खींच के आता था, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता था। जी तो अब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा ना, जब ठीक तक है। मैं टैबलेट यूज करती रही हूँ। तो मैंने ये किया कि इन 4 डेज में मेरे साथ बिल्कुल ये नहीं हुआ, इस तरह सांस ठीक का है, इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ। बस हम यही चाहेंगे अभी इसको, अब मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू रखें अभी, और कम से कम ओके। महीना जो है इसको आपने खाना है, ठीक है।
ओके बाज़ औक़ात क्योंकि ये एक जनरली भी बात करूंगा, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप इसको अभी महीना कंटिन्यू रखें, और इन केस कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। एक चीज़ मैं एक जनरली बात करना चाहूँगा नाज़मीन के जो भी एलर्जिक सीजन्स चल रहे होते हैं, चाहे वो फसलों के हवाले से हो, फसलों की कटाई के हवाले से हो, पतझड़ का मौसम आ जाता है, जहाँ पे सीज़न चेंज हो रहा होता है वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो एलर्जी की कंप्लेन करते हैं। और उस जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी जब हम चेस्ट की बीमारियों का जिक्र कर रहे थे, तो वो जो एलर्जेंस हैं वो शरियानों जो अपनी सांस की नाली उसमें सुकड़ाव पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमारी पूरी कोशिश है कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में जीटीवी की पूरी कोशिश है कि आप लोगों को घर बैठे जो है हम हेल्प आउट कर सकें। एंड यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात करिए, कहाँ से? मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मेरा एक सवाल है, मेरे मैदे में जलन होती है रोजे के दौरान और मेरे सर में बहुत तकलीफ रहती है। अच्छा, ओके। क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल है। ठीक है ठीक भैया, है। इतनी छोटी उम्र के अंदर मैदे में दर्द और सर में दर्द और सर में जलन दर्द। होती है मैदे में। जी, सर में दर्द होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप या आपके पेरेंट में कोई भी है मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, तो हो सकता है आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करनी हो या और दूसरी तजवीज़ भी मैं आपको दे सकूँगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि उनके मैदे में जलन होती है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं रोज़े के दौरान या रोज़े के बाद कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम या फिर ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। जी, अब देखें, एक तो टाइमिंग का इफेक्ट आता है, दूसरी बात ये कि ग़िज़ा जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर मैं एक मशवरा है, बाकी आप जैसे बेहतर समझें, आप लोग अपने हिसाब से, जो लोग सुन रहे होते हैं वो अपने हिसाब से इफ्तारी करते हैं या सहरी करते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें कि इस तरह हो पॉसिबिलिटी हो कि इफ्तारी में ख़ास तौर पे जो फैट्स वाली चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें हैं, उनको इस तरह जब खाया जाए तो पानी का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना कम से कम किया जाए। ठीक है, इफ्तारी के बाद सबको प्यास लगती है, एक नेचुरल फिनोमिना, लेकिन कम से कम रखेंगे तो ऐसी सूरत में ये जो गैसेस प्रोडक्शंस हैं, क्योंकि मैदे के अंदर उछाल ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि एसिड होता है, वो भी ज़्यादा उछलेगा, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, वही चीज़ आगे बढ़ जाती है और फिर आगे आंतों में जाके वो ट्रैप होती है, तो बाद में पेट फूला हुआ भी महसूस होता है, पेन भी कर जाता है। जी सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं अवैस बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? अब्दुल हकीम से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपको डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी मिसेज को तकरीबन पिछले 4 महीने से खांसी है बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, खुश खांसी है या खांसी के अलावा भी कोई और सिम्टम्स हैं, नज़ला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बलगम ही खांसी है और उसके साथ खांसी के साथ ना फिर उससे पेन होती है चेस्ट में, शोल्डर वगैरह में। ठीक है ठीक है। ये 4 महीने से हो रहा है? जी, ये तकरीबन 4 महीने से, क्योंकि बेबी हमारे पैदा होने वाला था तो बेबी से पहले की ये खांसी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ठीक हो गया। मैं चाहूँगा ओवैस कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, आधे से पौन घंटे के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। एग्जैक्ट बताऊँ तो 12:45 के बाद आप मुझे कॉल करें, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर। तो हो सकता है कोई मेडिसिन एडवाइस करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो मैं आपको कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल ख़बरों में आ रहा है, पेश कोई है कि हीट वेव जो है वो 5 मई till 8 में होने वाली है। अब इस दौरान आपका रोज़ा भी है, रमज़ान भी है, तो किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं ड्यूरिंग रोज़ा? जी बिल्कुल, देखें, हीट वेव के अलावा वैसे ही अगर जब गर्म होते हैं और लोग बाहर निकलते हैं रोज़े की हालत में, हम सर को नहीं ढांपते, ये गलत कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में या स्किन का वो हिस्सा, जो भी चीज़ एक्सपोजर हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा धूप से, सनलाइट से डायरेक्टली, तो समझे वेपराइजेशन बहुत तेज़ी से होती है, भाप बहुत तेज़ी से बनती है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक कपड़ा जो है अगर उसे भिगो कर एक जगह पे रख दिया जाए, ऐसे बॉल बना के, उसमें से पानी देर से हवा में जाएगा और यानी ड्राई अप होगा, बनिस्बत इसके कि आप उसे फैला दें।
तो स्किन का भी यही होता है कि स्किन का जितना एक्सपोजर सूरज की रोशनी से हो रहा होता है, और ख़ासतौर पे गर्मी जब ज़्यादा हो, और जब गर्मी इस टाइप की जिस तरह ये हीट वेव्स आती हैं, तो हवा में नमी का तनासुब काफ़ी कम होता है, यानी ड्राई एयर होती है। तो ऐसी सूरत में वो जहाँ जहाँ से उसको पानी नज़र आता है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है कि अपने जिस्म को ढाँप के रखें अच्छे से, और सर में, अब क्यों दावते रोज़े की हालत में होते हैं मोस्टली, तो पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अपने जिस्म का पानी ज़ाया ना होने दें, बस सबसे बड़ी एहतियात ये है। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं तबस्सुम बात कर रहा हूँ टाउनशिप का मोड़ से। जी क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर साहब से ये बात कर दी, मैंने ना अपना बाईपास कराया हुआ है जी, तो अपना ना अब मैं मुझे अपना क्या याद कर आवाज़ सर आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, या तो आपका टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया वॉल्यूम जी, मैंने बंद कर दिया। जी ठीक है, दोबारा आप कहिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप पहले अपनी बात कर लें। जी जी, और अगर आवाज़ हमें प्रॉब्लम हुई ना तो ऐसा कहिएगा, आप मुझे मोबाइल पे यानी सेल पे कॉल कर लीजिएगा प्रोग्राम के एंड के बाद, अगर ऐसा हुआ तो। जी कहिए। ठीक है, आई थिंक आप प्लीज़ डॉक्टर साहब को उनके पर्सनल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा शो के आधे घंटे बाद। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं हुमैरा बोल रही हूँ कराची से। जी हुमैरा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मुझे ना स्लीप डिसऑर्डर है, मुझे नींद नहीं आती रात को, चाहे मैं दो रातें भी ना सोऊं तो मुझे नहीं आती नींद, और अगर मैं स्लीपिंग टैबलेट ले लेती हूँ तो ठीक है, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो भी असर नहीं करती। और मेरी अम्मी को अल्जाइमर रह चुका है, हम उन्हें सोने के लिए कभी देते थे तो मैं जो चीज़ से डर है कि मैं एडिक्ट ना हो जाऊँ, और मेरी टोटल जो नींद है वो 3-4-5 घंटे, जो कि सेहत के लिए मेरे ख्याल से हेल्दी नहीं। अच्छा, पूरे दिन में आपकी जो स्लीप आपने बताई 4-5 घंटे ही है? जी बिल्कुल। क्या उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी 48। ठीक है, अच्छा देखें, एक दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिसको आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मेडिसन्स का इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश करें कि कम से कम हो, ख़ासतौर पे जहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स की मैं बात करूँ कि जिनको शिकायत है कि वो उनको नींद नहीं आती सही से प्रॉपर, थोड़ा सा फिज़िकली आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना है एक्सरसाइज की शक्ल में, कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अभी रमज़ान है तो इफ्तारी के कम से कम 2 घंटे के बाद आप चहलकदमी करें अच्छे से। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा बॉडी को थकाएं। बिल्कुल, बॉडी जब एक्सर्ट करेगी तो उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी लेवल्स, एक्चुअली होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम एनर्जी स्टोर तो करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ फिज़िकल नहीं करते, तो उस सूरत के अंदर आपको जो है वो ड्राउजीनेस के बजाय एक वो होता है कि यानी रेस्टलेसनेस आ जाती है, जो आपको एक सुकून का एरिया में नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से नींद आ सके। बाकी और दूसरा एक एंग्जाइटी फैक्टर होता है, डेफिनेटली कोई एंग्जाइटी फैक्टर भी मौजूद हो सकता है जिसकी वजह से नींद में प्रॉब्लम हो। मैं एक जनरली बात करके कह रहा हूँ। उसके अलावा ये कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, हो सकता है कोई आपको मैं मेडिसिन सजेस्ट करूँ। अपने तौर पे नींद के जो भी लोग हैं जिनको नींद का प्रॉब्लम आता है, अपने तौर पे कोई मेडिसिन अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स पे लोग कभी हमारे यहाँ, क्योंकि कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, सेडेटिव्स मिल जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स मिलती हैं और वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। विड्रॉल के सिम्टम्स अलग हैं, उसको छोड़ने के नुकसानात अलग हैं, प्लस अगर उसकी डिपेंडेंसी बन जाए वो एक अलग प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैदे के मर्ज़ की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, और अब जो है वो रमज़ान चल रहा है, तो डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछेंगे कितनी कैलोरीज़ जो हैं वो आपने अफ्तार के टाइम पर लेनी ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने शो में, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग मैदे के मर्ज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, चूँकि रमज़ान चल रही है, रोज़े हैं, आपको कितनी कैलोरीज़ जो है वो इंटेक करना ज़रूरी है एक दिन में? जी नाज़मीन, कैलोरीज़ की अगर हम बात करें मैन और वुमेन में, यानी ख़वातीन और मर्द में, तो तकरीबन कोई 1600 से 2400 कैलोरीज़ जो हैं वो फ़ीमेल को रिक्वायर्ड होती हैं ऑन एन एवरेज,
और तकरीबन 2 से 3 हज़ार कैलोरीज जो है मेल को। सही। अच्छा, ये वेरी भी करता है, ठीक है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से ये कैलोरीज वेरी करती हैं ऑन एन एवरेज, इसीलिए एक रेंज में कहा जाता है। ठीक है। अब ये कैलोरीज़ को हमें पूरी करनी होती हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ सहरी के हवाले से, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसी रिच डाइट लें कि जिसके बाद हमें भूख का जो है वो यानी कम लगे, थोड़ा सा देर में जाके कहते हैं ना, भूख लगती है, ज़रूर लगती है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा गैप बढ़ जाए। सही। तो और फिर ये कि कमज़ोरी जो है वाक़ई ना हो। तो ऐसी सूरत में कैलोरीज़ की जब हम बात करें कि कौन सी चीज़ के अंदर कितनी कैलोरी होती है, डेफिनेटली जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डेंस फूड्स होते कि जो साइज़ में उनके छोटे, जैसे खजूर की हम बात कर लें, ड्राई फ्रूट्स की हम बात करते हैं, इनमें इनका साइज़ छोटा होता है लेकिन इनमें कैलोरीज़ बहुत होती हैं। लेकिन जो रूटीन में हम खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रोटी है, चपाती या पराठे का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। सही। तो एक एवरेज में बात करूँगा, इसको बहुत रेफरेंस ना समझें, लेकिन ये है, होता इतना ही है। तकरीबन यूँ समझ लें कि 200 से 250 कैलोरीज़ जो हैं वो एक रोटी में होती हैं। सही। ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम हम अगर रोटी खाते हैं तो ऐसी सूरत में तकरीबन 1000-1200 कैलोरीज़ तो आप सिर्फ रोटी से ही खा सकते हैं। प्लेन रोटी से आपको कैलोरीज़ मिल जाती हैं। अच्छा, कैलोरीज़ क्या है? ये एनर्जी बॉन्ड्स हैं, समझे, हमें एनर्जी सोर्स हैं, फॉस्फेट्स हैं जो हमें चाहिए। अब अगर 200-250 कैलोरीज़ आप इस तरह ले लेते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें फ़ैट्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं और दूसरी मीठी चीज़ें आ जाती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में ख़ास तौर पे, तो हम अच्छी खासी यानी 400-500-600 कैलोरीज़ हम एक वक्त में इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर इसकी कंजम्पशन नहीं होगी तो फिर यही वेट गेन की शक्ल इख्तियार करता है, वज़न बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? वो ना मेरी वाइफ है, तो उसके ना नाखून के नीचे वो मांस होता है ना, अंगूठे का नाखून है पैरों का जी, तो ये ना आप बात कर लें। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। भाईजान वो ना नंबर दे रहे थे स्क्रीन पे, तो मैंने किया। जी। मैंने ये कहना था कि मेरे नाखून है, उनका ना मसला बन गया, जो नाखून की नोक है ना वहाँ पे जख्म हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने 2-3 साल हो गए, इतनी मेडिसिन ली है तो वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन मैंने हॉस्पिटल से चेक नहीं करवाया। ऑपरेशन कराया आपने उसका? हाँ, ऑपरेशन करवाया आपने? हाँ जी, एक बार मैंने ना निकलवाया तो फिर गल जाता है, मांस का मसला है ज्यादा। ठीक है। तो नाखून ठीक है, सिर्फ जिल्द का मसला है। तो बाकी चीजें खाती है ना, वो उस पे अटैक करती है, मैं खाती नहीं हूँ ना चावल ना गोश्त, ऐसा नहीं है। ज़हन में रखें कि बादी चीज़ों का कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आप चावल खाएंगी या रोटी खाएंगी तो ये जो आपके इनग्रोइंग नेल जैसे हम कहते हैं, नाखून का अंदर की तरफ गढ़ना या गोश्त की तरफ बढ़ जाना, इसका कोई ताल्लुक जो है वो रोटी या चावल से नहीं है। अगर आप रूटीनली वो इस्तेमाल करती रही हैं पहले तो अभी भी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक एक्चुअली होता क्या है कि नाखून जो है वो डायरेक्शन, कई वजूहात होती हैं इसकी। अगर सही से प्रॉपर नाखून ना काटा जाए, मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। वैसे ही मैं एक बात कहना चाहूँगा अभी इस हवाले से जी कि इनग्रोइंग नेल जो है बहुत कॉमन फीचर है, बहुत लोगों को शिकायत होती है। जो शूज़ पहनते हैं, पम्पीज़ पहनते हैं जो आगे से बंद होते हैं, एक वजह तो वो होती है जिसमें मुस्तकिल तौर पे कंप्रेशन हो रही होती है, दब रहा होता है। अच्छा, दूसरी वजह होती है नाखून का गलत कटना। अमूमन जो डीप नाखून काट देते हैं, जो बिल्कुल जड़ों तक, दोनों एंड जो नाखून के कहलाते हैं, जैसे ये और ये एंड है, इसको अगर बिल्कुल एंड तक काट देंगे पैर के खास तौर पे, तो ऐसी सूरत में वो अंदर की तरफ गड़ना शुरू होते हैं। उनको एक स्पेस मिल जाती है जो आगे की तरफ से बेंडिंग शुरू होती है और पीछे की तरफ चली जाती है। इसका ऑपरेशन भी इलाज है, और अगर एहतियात की जाए, नरम रख के इसको स्ट्रेच किया जाए, इसकी स्ट्रेच भी वो भी आते हैं, क्लिप्स भी आते हैं जो स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, तो उससे भी आराम आता है। होता बड़ा पेनफुल है ये। जी, ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, अगर बोल रहा हूँ सरगोदा से सर। जी सर, क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन था ये कि मेरी एज है 30 ईयर्स जी और खाना बहुत कम खाया जाता है, और अगर खाता भी तो एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर ने राइजेक प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन उसके साथ भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, और अभी तो रात को नींद भी नहीं आती है। ठीक है। आपकी 30 साल उम्र बताई आपने? जी, 30 ईयर्स। वजन कितना है आपका?
जी नियर अबाउट 65 kg होगा। अच्छा, सही। सही। हाइट आपकी? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि height? जी जी, हाइट बताइएगा। ओके 154 सेंटीमीटर। अच्छा, 164 है, 5'6" पर है। ठीक है। अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि तेज़ाबियत होना कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत कॉमन है। हर दूसरे शख्स को ऐसी चीज़ हो जाती है। डॉक्टर साहब ने आपको मेडिसिन भी एडवाइस की है। बाज़ औक़ात जो मेडिसिन एडवाइस की है उसी में मुख्तलिफ क्लास ऑफ ड्रग्स और भी हैं, जैसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहते हैं, उसमें जो और भी आती हैं, तो हो सकता है कि आपको वो एडवाइस करनी पड़ जाए। और एक ऐसी मेडिसिन जो कि, ये मैं जनरल बात करूँ कि आज हम मैदे के हवाले से बात कर रहे थे कि जिनको मैदे में जलन की शिकायत है या जो पेट फूले रहने की शिकायत है, तो ऐसी सूरत में मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं और खाने के 2 घंटे के बाद वॉक भी सजेस्ट की जाती है। इसके अलावा भी खाने से अगर आधा पौन घंटा पहले भी एक 10 मिनट की वॉक कर लें तो बहुत बेहतर होता है, ताकि गैसेस प्रोडक्शन ना हो, स्टमक की जो मूवमेंट है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स बेहतर हो जाए। तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा आधे पौन घंटे के बाद, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? हेलो, आई थिंक कॉलर हम ड्रॉप कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो है वो जब भी थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो उनको मतली की शिकायत होती है या मोशंस हो जाते हैं, वो क्या वजह है? देखें, आंतों की जो मूवमेंट है किसी भी एज ग्रुप में हो, मैं बहुत ओल्ड एज की यानी 60 प्लस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक जनरली फ्रॉम 20 to 45 ईयर्स ऑफ एज या 50 ईयर्स। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने बॉडी की मूवमेंट्स अपनी रिस्ट्रिक्ट करते चले गए। अगर आप एक जनरली देखें और कोई भी अपना मवाजना करे, अगर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ज़्यादती लगे कि आप, मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ लोगों को, लेकिन आप ऑब्जर्व करके देखें, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी यंग एज में रही हैं अब वो चीज़ नहीं है। उस वजह से होता क्या है कि बॉडी मूवमेंट जब नहीं होगी, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स में बेहतरी नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, जो ग़िज़ाइयत जो हम चाहते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि हम बाहर जब इंग्लिश चैनल्स हम देखते हैं कभी, तो उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो डिफ़ाइन करते हैं कि जी कैरेट में इतनी जो है वो एनर्जी है, इसमें विटामिन ए है और इसमें विटामिन सी है। हम जब अपने फूड्स को जहन में लेके आते हैं और उसके बाद हम अपने खाने के तर्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें तो कोई वो एनर्जी इस तरह नहीं मिल रही होती। एक तो पकाने का जो ट्रेंड है डेफिनेटली उससे आता है कि हम अपनी न्यूट्रिशंस जो है उसके अंदर वो ख़त्म कर चुके होते हैं। पका के रात भर 5-5 घंटे चीज़ें बनेंगी तो उसमें फिर रह क्या जाएगा, एक चीज़। अच्छा, दूसरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइट के कार्बोहाइड्रेट्स कितने हिसाब से लेने हैं, प्रोटीन्स कितने लेने हैं और फैट्स कितना लेना है। इस वजह से ये तमाम मिक्स वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लॉटिंग की शिकायत होती है। मैदे के मुंह पे रखा हुआ है खाना, अमूमन ये बहुत कॉमन कंप्लेन है कि जी बस खाया और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है यहीं रखा है घंटों। उसकी वजह ये है कि आपने उससे पहले भी थोड़ा वॉक नहीं किया, फिजिकली एक्सर्ट नहीं है, खाने के बाद भी चले, ठीक है आपने बैठना होता है 35-40, उसके बाद तो आप चले फिरें, बिल्कुल वो भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जान आलम पेशावर से बात करता हूँ। जी सर, क्या सवाल है? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्टडी करता हूँ कोई भी किताब, फोकसिंग तो थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब हो जाती है और ब्रीथिंग जो है इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, डिस्टर्बेंस से आ जाती है हल्की हल्की। आपके किसका बात कह रहे हैं स्टडी करते वक्त? हाँ, जब भी मैं कोई किताब वगैरह स्टडी करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आ जाता है तकरीबन फ्रॉम द लास्ट 10 डेज से। क्या प्रॉब्लम? बाकी मोबाइल चेक करता हूँ या इधर उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सही, जब वो रीड करते हैं तब उनको ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। किस चीज़ का? हाँ, ब्रीथिंग में ब्रीदिंग फील करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे एज सच होना नहीं चाहिए है क्योंकि इसका कोई रिलेशन बज़ाहिर बनता नहीं है रीडिंग की वजह से आपके सांस में डिस्टर्बेंस। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी गर्दन का झुकाव जो है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये एक बुक है और इसको अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा तो ये बेंडिंग हो रही होती है, बेंडिंग की वजह से आपका ट्रैकिया जो है, जो सांस की नाली है, उसमें भी एक वक्ती हल्का सा दबाव होता है, एक वजह। दूसरा जो हमारा पॉस्चर है पढ़ने का, हो सकता है कि अगर आप कहते हैं ना घुटने बेंड करके और लेट के रेस्टिंग पोजीशन में पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सांस फूलने का चांस होगा, तो ये एक वजह हो सकती है। बहरहाल इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि शिकायत आपको परसिस्टेंट रह रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
जी मैं इश्तियाक बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी सर, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है, मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि आई हैव अ गैस्ट्रिक ट्रबल ना, मैं अदरवाइज तो फिजिकली फिट हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे, बट खाने में भी एहतियात करता हूँ, वॉक शॉक ये वो फिजिकल एक्सरसाइज मेरी रूटीन में है, बट अलॉन्ग विद दैट आई हैव सम गैस्ट्रिक ट्रबल, गैसेस का प्रॉब्लम रहता है जिस वजह से। अच्छा, किस टाइप की गैस्ट्रिक ट्रबल आप महसूस करते हैं, जरा वो उसको डिफाइन करेंगे? मतलब थोड़ा सा खाना भी खाऊं ना तो देर तक यूँ लगता है जैसे पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, और ये सिचुएशन पर लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है। कितनी उम्र है आपकी? आई एम अबाउट 50। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, देखें अभी जैसे इश्तियाक साहब ने कहा, ये भी यही वही मैं हम जिसका जिक्र करते हैं, इश्तियाक साहब आप भी प्रोग्राम देख रहे होंगे हमारा भी मुस्तकिल, कि हम उसी हवाले से बात कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा एलिमेंट है जो हम मिस कर रहे होते हैं। खाने के फ़ौरन बाद जो या खाने के साथ में भी बहुत ज़्यादा पानी अगर पी लिया जाए, बात जहन में रखिएगा, तो फिर चर्निंग जो प्रोसेस है, जो मैदे का मिक्सिंग प्रोसेस है खाने का, फूड का, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो एक तो इस चीज़ से आपको एहतियात की ज़रूरत है। दूसरा ये कि खाने के फ़ौरन बाद नहीं चलना है। अमूमन ये जो मिथ्स की हम बात कर रहे थे नाज़मीन के, जो प्रॉब्लम आती है और लोग कहते हैं कि गर्म ठंडा, इसी तरह एक मिथ ये है कि खाने के बाद चलना है, खाने के बाद टहलेंगे तो खाना हजम हो जाएगा। खाने के बाद अगर आप टहलेंगे तो खाना हजम होने में देर लगेगी। बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसकी कि ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की जो मिकदार है, जब आप चलना फिरना शुरू करेंगे तो आपके पैरों को और हाथों को भी एनर्जी चाहिए है ना, तो ऐसी सूरत में ब्लड फ्लो जो है वहाँ ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बजाय इस, और फिर मैदे में जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और आंतों में भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो उसके से मूवमेंट में भी फ़र्क आएगा आंतों की, और स्टमक की जो जिस ताकत से उसको च्यू करना है अंदर, वो उसका कहते हैं ना चर्निंग करनी, वो चीज़ नहीं होगी। एक बात। दूसरा ये कि अगर आप बैठेंगे कम से कम 40-45 मिनट खाने के बाद, तो ऐसी सूरत में आपकी ब्लड सर्कुलेशन मैदे को जितनी रिक्वायर्ड है, लिवर को उस वक्त चाहिए, आंतों को चाहिए, वो अच्छी मिकदार में पहुंचेगी। जो बदहजमी की शिकायत है उसमें आराम आएगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सैयद सदाम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है? अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है, मेरे 2 इशू है ना। जी। रमजान से पहले जब क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। अच्छी बात है। तो मेरी आंखों के सामने तारे आ जाते थे। ठीक है। आप कहते हैं, या मैं आवाज लगाता हूँ, थोड़ा सा बोल लेता हूँ, उसके बाद आंखों के सामने तारे आते हैं। और दूसरा ये इशू है कि मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 29 है, 29 साल। 29 साल, ठीक हो गया। अच्छा सद्दाम साहब, देखें इस उम्र के अंदर तारे नज़र नहीं आने चाहिए। आपको बिल्कुल सही बताऊं कि ये एक्चुअली कमज़ोरी की अलामत होती है। मेजॉरिटी टाइम्स हमने देखा है कि जो अमूमन पेशेंट कंप्लेन करते हैं, कभी अचानक छींक आ जाए बहुत ज़ोर से, उसके बाद जब आँख जो है खुलती है तो उसके बाद उनको ऐसे स्पार्क्स से नज़र आते हैं दिन में तारे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपकी एक वीकनेस को जाहिर करती है। मैं आई एम सॉरी, आपका वेट मालूम करना भूल गया कि आपका वज़न कितना है और आप खाते किस हिसाब से, डाइट आपकी कैसी है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। कोई भी एक मल्टीविटामिन अपनी डाइट में ऐड कर दें रेगुलर बेस के ऊपर, और महीनों खाएं। ठीक है, 1 महीना रेगुलर खा लें, उसके बाद 1 दिन छोड़ के भी अगर खाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, रिक्वायर्ड चीज़ें, तो इंशाल्लाह इसमें आराम आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब चूंकि ग़िज़ाएं जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं, तो सबको आई थिंक मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। देखिए बिल्कुल है, मल्टीविटामिन का करें इस्तेमाल, लेकिन मैं चाहूँगा कि सजेस्ट करूँगा लोगों को कि डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से करें। एक चीज़। अच्छा, फार्मासिस्ट जो हैं वो सेलेक्टिव अगर कहीं पर हैं, कुछ जहाँ पे अच्छी फार्मेसीज हैं उनके फार्मासिस्ट भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर फार्मासिस्ट होने चाहिए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत सारे इसमें भी एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। किसी को रिलेटिवली कैल्शियम की जो है ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को आयरन, तो हम फिर वो कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं अमूमन डॉक्टर्स के, पहले वो उसकी नेचर के हिसाब से कि क्या चीज़ देनी चाहिए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करिए, कहाँ से? नाजिश कराची से बोल रही हूँ। जी नाजिश, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे ना पैरों के ना तलवों में जलन बहुत रहती है। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी नाजिश? मेरी 34। 34। आपने शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत?
नहीं, बीपी मेरा हाई हुआ था, शुगर नॉर्मल है और उसका नाम क्या बोल, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया था और जिगर का साइज बढ़ा हुआ आया था मेरा। ठीक है, फैटी लिवर आया था। ठीक है। हाँ, तो मैं परहेज करती हूँ, मेडिसिन नहीं ले पाई कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक तो है। मैं परहेज, ऑयल वगैरह ये चीजें सब अवॉइड करती हूँ, सिर्फ दलिया हो गया ठीक है। या बेसन की रोटी मुझे किसी ने बताई थी वो खा लेती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो अभी भी मेरे पैरों में अभी भी जलन है काफी, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया परहेज करते हुए। 3 हफ्ते हो गए आपको परहेज करते हुए, ठीक है। अभी लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आया बजाय। नहीं, वही पेट मेरा हल्का बढ़ा हुआ है, वेट मेरा एकदम तेजी से बढ़ गया था। जी, तो जी। मुझे भी डॉक्टर ने कैल्सी टाइप की टैबलेट दी थी, वो मल्टीविटामिन की वजह से वो दे रहे थे, वो ले रही थी। ठीक तो है। उससे स्वेलिंग में कमी हुई थी मेरे। उससे क्या चीज बेहतर, क्या क्या कह रही है? Swelling में कमी स्वेलिंग में कमी आई, ठीक है। मल्टीविटामिन, हाँ, मेरे हाथ पेट बहुत सूज रहे थे, ठीक है। मोटी एकदम से हो गई थी, वेट बहुत बढ़ गया था मेरा। ठीक है। वेट का कम से कम मेरा 80 से अबव हो गया था। ठीक हो गया। अच्छा नाजिश, देखें, एक दो चीज़ें आपने करनी है। आपको यूरिक एसिड भी आपका लेवल बढ़ा रहा है, तो आपने ये जो एक तो ये जो होता है ना, गोश्त में भी हम कलेजी की बात करते हैं या गुर्दों की बात करते हैं या हार्ट की बात करते हैं या मुर्गी की कलेजी का लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अवॉइड करना होगा आपको। लाल गोश्त भी अवॉइड करना है, लेकिन ख़ास तौर पे ये चीज़ें, एक बात हो गई। दूसरा ये कि पानी जितना ज़्यादा पी सकती हैं उतना पिए। जितना ज़्यादा से जब हम बात करते हैं तो अमूमन क्या होता है, मैं एक जनरली बात कह रहा हूँ, लोग कहते हैं हमने 6 गिलास तो पानी पिया था दिन में। नहीं, 6 गिलास नहीं पीने, आप समझ लें 12 गिलास पानी पीना है, क्योंकि हमें वॉश आउट करना है, हमें ये यूरिक एसिड बॉडी से एक्सपेल आउट करवाना है। तो उस सूरत में पानी की एक तो मिकदार बढ़ानी होगी। दूसरा ये कि जो ये फैटी लिवर है, जिसमें आपने कहा कि जो जिगर बढ़ गया है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। आपने एक तो फैट्स की वैसे ही ओवरऑल जो है यानी चिकनी और चीज़ों को जो है वो चर्बी वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ऐसी सूरत में और आहिस्ता अब थोड़ा सा एक्सरसाइज जारी रखें और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, क्योंकि आप डायबिटिक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है जिसमें रोटी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, दलिया आ जाते हैं, दालें हैं, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गोश्त अभी फ़िलहाल छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपका जो फैटी लिवर है इसमें ये रिड्यूस हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सही। बात हो रही है मैदे के मर्ज़ की, और इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं दीगर बीमारियों के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है मैदे के मर्ज़ पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि रमज़ान है और जो डायबिटिक पेशेंट है स्पेशली, क्योंकि वो जब रोज़ा खोलते हैं तो ऑब्वियसली आपका दिल चाह रहा होता है कि ठंडे मशरूबात पी लें, कोई फिज़ी ड्रिंक पी लें, वो कितना नुकसानदेह है डायबिटिक पेशेंट के लिए? अच्छा जी, बिल्कुल नुकसानदेह भी है, और अगर मैं कहूँ कि एक हद तक पीना भी चाहिए, क्योंकि एक तो वो कहते हैं ना, दिल है और दिल चाह रहा होता है इस वक्त। लेकिन किस तरीके से पिया जाए कि आपका मसरफ भी पूरा हो जाए और नुकसानदेह भी ना हो। सही। कैलोरीज पे ही बात आती है कि आपकी पूरी बॉडी को जो कैलोरीज चाहिए हैं 1200-1500 कैलोरीज, तो जो 1500 कैलोरीज हैं आपने किन किन सोर्सेज से पूरी करनी है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पे वो पेशेंट्स जो कि जिनको टाइम हो गया 4-5 साल, उनको काफ़ी हद तक इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि उन्हें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन का नहीं, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे अपनी शुगर भी चेक कर रहे होते हैं। जहाँ तक फिज़ी ड्रिंक्स की आपने बात की कि ड्रिंक्स का बिल्कुल आप इस्तेमाल करते हैं, पी रहे होते हैं, मशरूबात होते हैं, जो शुगर फ्री मशरूबात हैं अमूमन कोशिश करें कि उनको सेलेक्ट किया जाए। और अगर आपने पीना ही है तो जो नेचुरल आपके फ्रूट्स हैं उनको आप, यानी फॉर एग्जांपल सेब है, सेब को आपने सेब का रख निकाल के यानी जूस निकाल के उसको डाइल्यूट करके पी लें। कंसनट्रेटेड में तो अगर आप पीने पाएंगे तो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई हो सकता है, उसको डाइल्यूट कर लें ताकि आपको फ्लेवर भी मिल जाए और वो कहते हैं कि एनर्जी भी चली जाए। डाइल्यूट जैसे कि आप इसमें पानी का ज़्यादा, जी, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं हुमा बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे ना एक तो एलर्जी हो जाती है, तो मेरे कुछ दिनों से मेरे जिस्म पे हल्की हल्की जैसे खारिश हो रही है, और अब कुछ दिनों से दोनों जो हाथ है ना सिर्फ वो सुन रहने लगे हैं। आपने कहा कि आपके जिस्म में जो है खारिश होती है?
कि हल्की हल्की डॉक्टर अभी मैंने एक मेडिसिन ली थी तो उससे मेरे बहुत बॉडी पे मेरी खारिश शुरू हो गई, तो मेडिसिन मैंने वो छोड़ दी थी। वो मैंने दांत के लिए ली थी, मेरे दर्द हो रहा था। दांत में दर्द के लिए? जी जी, तो उससे मेरे पूरे जिस्म में इतनी ज्यादा, तो फिर मैंने नहीं ली। मैं 1 या 2 ली थी वो टैबलेट, फिर नहीं ली। ठीक है। और दोनों हाथ डॉक्टर साहब मेरे सिर्फ दोनों जो हाथ है ना, उंगलियां जो फिंगर, ये मतलब सुन रहने लगी है कुछ दिनों से। ठीक हो गया। अच्छा हुमा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के तकरीबन आधे पौन घंटे बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा मेरे सेल नंबर पे। तो हो सकता है कि आपकी और एक आध एडवाइस आपसे डिटेल्स लेने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद कोई मेडिसिन एडवाइस करने की ज़रूरत पेश आए तो मैं इंशाल्लाह आपको बता सकूँगा। ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लाहौर से बात कर रहा हूँ कमर। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा मसला ये है कि मुझे जो है ना 3-4 दिन से जो है ना चेस्ट में पेन है। चेस्ट में पेन हो रहा है? जी, चेस्ट में पेन आप बता रहे हैं, सीने में? जी सीने में पेन है, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। तो उसकी मैंने एंजियोग्राफी कराई है और फिर डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिए हैं। ठीक है। एंजियोग्राफी के जो है ना भाई अभी तक खास फर्क नहीं पड़ा मुझे, जो है ना उसी तरह ही है, सेम है। तो डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके बारे में जो है ना कोई मुझे जी कंफर्टेबल इजाज़त बता दें कोई। देखिए कमर साहब, एक चीज़ पूछूंगा, आपको चेस्ट पेन, आपने एंजियोग्राफी करवाई है, आप कितना अर्सा हो गया इसको? एंजियोग्राफी कराया हुआ 2 दिन हो गया मुझे। 2 दिन हुए हैं? अच्छा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा डेफिनेटली आपको एंजियोग्राफी रिपोर्ट के बाद कि इसमें स्टेंट्स आपने डॉक्टर ने डालने हैं या नहीं? शरियाने ब्लॉक हैं आपकी? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि आपकी जो है ना दिल की सर्कुलेशन जो है ना वो रुक जाती है। जी, सर्कुलेशन रुकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया होगा कि आपको एडवाइस किया होगा कि आपको स्टेंट्स का बताया कि स्टेंट्स डालने पड़ेंगे? नहीं, स्टेंट का उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अचानक पे नहीं डालने पड़ते, वो उन्होंने मेडिसिन दिए हैं और उन्होंने कहा रेस्ट करें और मेडिकल खाएं, मेडिसिन खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 3-4 दिन हो गए हैं। हो सकता है माइल्ड एंजाइना हो और आपका बहुत ज़्यादा खुदा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉकिंग नहीं है। कमर साहब, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, आप मुझसे रिपोर्ट भी शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसमें एडवाइस कर सकूँगा कि आपने क्या करना है फर्दर। एक चीज़ मैं नाज़मीन यहाँ पे चाहूँगा, जो लोग मुझे मेरे इस नंबर पे, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था, इस पे अगर मैसेज करते हैं तो काइंडली प्लीज़ मुझे मैसेज उस पे ना किया करें, कॉल कर लिया करें। क्योंकि मैसेजेस एक साथ जब बहुत सारे आते हैं, नीचे बहुत स्क्रॉलिंग में चला जाता है, फिर उसका रिप्लाई मैं नहीं कर सक रहा होता। बेहतर ये कि कॉल कर लें। जी ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कुछ देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। शो के आधे घंटे बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करे, कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है? ये जब से रमजान शुरू हुआ मेरे मैदे में बहुत ज्यादा ना दर्द रहते हैं। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 45 एज है। ठीक है। किसी वक्त खास तौर पे आपने महसूस किया हो कि कुछ खाने के बाद ज्यादा दर्द हो रहा हो, कोई ऐसी चीज खाने के बाद? सर जैसे सहरी करता हूँ तो उसके बाद नमाज पढ़ के सो जाता हूँ, लेकिन ये रमजान में सिर्फ हो रहा है, इससे पहले बहुत कम था। ठीक है। आपने कहा कि आप इफ्तारी करके नमाज पढ़ के सो जाते हैं? जी। हाँ जी। अच्छा, सिर्फ एक बस बता दीजिएगा कि इफ्तारी में और नमाज, यानी तो आप इशा की बाद ही सोते होंगे ना? जी, इशा के बाद। ठीक है। और खाना खाते हैं उससे पहले? नहीं, खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे कॉल कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। ठीक है। हो सकता है आपको एक मेडिसिन में एडवाइस करूँगा। अमूमन मेडिसिन में कोशिश होती है कि ना दी जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो 1-2 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर, यानी जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें जो एहतियात मैंने बताई हैं पानी के हवाले से, चिकनी चीज़ों के हवाले से, उसमें उसका थोड़ा ख्याल करें तो ये जो बेदे का दर्द है इसमें वैसे ही इंशाल्लाह आराम आएगा, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। और शो के आधे घंटे बाद प्लीज़ उनसे कॉल कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे शो का वक्त ख़त्म होने को है। कल भी इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुछ वजूहात की वजह से आपकी कॉल नहीं लग पाई होंगी तो आप कल कॉल कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको उसका जवाब देंगे और आपसे होगी कल फिर मुलाकात इंशाल्लाह, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम टॉपिक के साथ। तब तक मुझे, मेरी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए। अल्लाह ने के बाद।